हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10+2 बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर दैट इज फ्रॉम यूनिट 4 चैप्टर 12 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो फार हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया कि हम जीन जो है डिजायर्ड जीन जो है वो निकालते हैं एक ऑर्गेनिज्म में से और उसकी जो है हम एक वैक्टर को उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं उस जीन को और देन हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। अगर हमें कॉपीज बहुत लार्ज नंबर में चाहिए तो हम पीसीआर जैसी टेक्निक्स फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन हम यूज करते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस मींस कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, कहाँ ये बायोटेक्नोलॉजी काम आ रही है। दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो हमारी आती है इन एग्रीकल्चर, खेती में। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। एग्रीकल्चर बेसिकली अब तक जो है तीन तरह से किया जा रहा था। फर्स्ट इज एग्रोकेमिकल बेस्ड, यानी कि जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब यूज होते हैं। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स आर एग्रोकेमिकल्स। दूसरा हमारे पास जो है तरीका आया दैट वाज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अब हम केमिकल्स नहीं यूज कर रहे थे, हम ऑर्गेनिक ही चीजें यानी कि घर के कूड़े से उनको डिकम्पोज करके कॉम्पोस्ट बनाकर, खाद बनाकर उनको यूज कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही चीजों के कई डीमेरिट्स हैं। एग्रोकेमिकल्स जहाँ हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनकी वजह से कई डिजीजेस जो है हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फार्म्स हैं उनको हम पेस्ट से नहीं बचा सकते। जब तक हम कोई दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे वहाँ पर पेस्ट यानी कि वॉर्म्स, इंसेक्ट्स जो खेती को पूरी की पूरी फसल को खराब कर देते हैं, उनका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता। तो फाइनली हमारे पास सक्सेसफुल तरीका क्या आया है? सक्सेसफुल तरीका आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से क्रॉप्स बनाए हैं। यानी कि हमने डिजायर्ड जीन अब ऐड कर दिया। डिजायर्ड जीन क्या हो सकता है? हाई प्रोडक्शन हो सकता है, वो जीन हो सकता है डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है, वो डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंस वाला हो सकता है। अब जो सीड है, अब जो क्रॉप्स हैं वो ऑलरेडी इन बीमारियों से दूर हैं और फाइनली हमारे पास जो है कोई भी केमिकल्स का यूज किसी भी तरह से, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसकी हमें जरूरत नहीं है। हालांकि इनका लॉन्ग टर्म बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है इसका कुछ भी हमारे पास स्टडी नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर हम जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सीरियल्स खा रहे हैं, दे ऑल आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, हमने डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट कर कर उनको हमारे क्रॉप्स के अंदर इंसर्ट किया है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया है। अब इनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और इनमें पेस्ट रेजिस्टेंस या डिजीज के लिए रेजिस्टेंस भी है। तो इस तरह से बने हुए क्रॉप्स कहलाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इनको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जिनके जीन्स को हमने चेंज कर दिया है, और या फिर हम इनको जो जीन्स है, हम जिस जीन को बदल रहे हैं, डाल रहे हैं नया, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसजीन। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजीन क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सबसे पहला एडवांटेज, एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? हमने जो प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाए हैं, जो क्रॉप्स बनाए हैं, वो एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सकते हैं। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग स्ट्रेस। प्लांट्स के लिए स्ट्रेस क्या होगा? फाइनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम नहीं। प्लांट के लिए स्ट्रेस क्या है? प्लांट के लिए स्ट्रेस है कि आपने पानी कम दिया। प्लांट के लिए स्ट्रेस वाली कंडीशन क्या है? उसको धूप कम मिली। तो ये सब एबायोटिक स्ट्रेस भी प्लांट झेल लेता है। दूसरा, पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट क्या होते हैं? ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि प्लांट्स को खराब करते हैं, दे आर नोन एज पेस्ट्स। तो जैसे घर में अगर कॉकरोच है, चूहा है, दे आर ऑल्सो अ पेस्ट, जो हमारी चीजों को खराब करते हैं। तो पेस्ट से रेजिस्टेंस यानी कि पेस्ट को भी खत्म करने का तरीका जो है
हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर निकाल लिया है। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस होता है, जैसे कि हम कटाई कर लेते हैं, उसके बाद पूरी फसल जड़ समेत तो नहीं निकालते, ऊपर ऊपर की कटाई होती है और जो नीचे वाला पार्ट रह जाता है उसको जलाया जाता है, पराली जिसको कहा जाता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस होता है, जो कुछ प्लांट हमारा रह जाता है, जिस प्लांट ने सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी लिए लेकिन वो हमारे काम कुछ नहीं आया, तो इस लॉस को भी बचाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कैसे? जितना भी प्लांट है उससे हमें सारे के सारे जो भी हैं न्यूट्रिएंट्स, जो भी सारा उसका कंटेंट है वो हम सारा ही काट लेते हैं हार्वेस्ट, हमें कुछ भी नीचे छोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फायदा क्या है कि प्लांट्स जो है वो मिनरल की यूजेस ज्यादा कर लेते हैं, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी ज्यादा यूज करेंगे, जितने मिनरल्स हैं सबको यूज कर पाएंगे। नेचुरली हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन अगर हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है तो हम उनके अंदर ये भी करेक्टर डाल सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को यूज कर लें। न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ गई है। हमने कई ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जिनके अंदर वाइटामिन नहीं थे तो हमने वाइटामिन डाल दिए, प्रोटीन नहीं था तो प्रोटीन डाल दिया, अगर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम था तो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बढ़ा दिया, फैट का कंटेंट बढ़ा दिया, तो उनकी न्यूट्रिशन की वैल्यू हमने बढ़ा दी है। उनको कैसा बनाकर? जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाकर। नेक्स्ट हमने कई टेलर मेड प्लांट्स बनाए हैं, यानी कि मैड मेड प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते थे नेचर में, लेकिन हमने ऐसे प्लांट्स बना दिए जो कि हमने जीन्स को आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज कर कर बनाए हैं। डिजायर्ड फ्लावर कलर, आपने कभी शायद देखा नहीं होगा ब्लैक कलर का रोज, ब्लू कलर का रोज, रेड पिंक वाइट, यही कलर्स आते हैं रोज में, लेकिन हमने फ्लावर कलर भी अपने हिसाब से बना लिए हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका फार्मास्यूटिकल मीन्स मेडिसिन रोल है, जो मेडिसिन की काम आते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए काम आते हैं, उन प्लांट्स को भी हमने ग्रो कर लिया है। और हमने एंटीबॉडीज और वैक्सीन भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है कर ही बनाई हैं। कई प्लांट्स से हमने वैक्सीन निकाली हैं। अगर हम देखते हैं इस वायरस, इस बैक्टीरिया का प्लांट्स में रेजिस्टेंस है, तो हम प्लांट्स में से वो जीन निकालकर उसकी दवाई बनाकर ह्यूमन बींग्स को भी दे सकते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को NO3, NO2, अमोनिया एंड अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो नहीं कर सकते हम उनमें ये वाला जीन ऐड कर सकते हैं, और अब वो प्लांट्स जो नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर रहे थे, अब वो भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब हम अब तक फायदे जो है बायोटेक्नोलॉजी से उठा चुके हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर की, तो पर्टिकुलर हमने सबसे जो सक्सेसफुली बनाया है दैट इज बीटी कॉटन। आपने बाजार में सुना होगा बीटी नरमा, बीटी बीज मिलते हैं। ऐसा क्या है बीटी कॉटन? क्या है? बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis जो है वो एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है दैट इज बीटी टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन कैसे बनता है? इसके एक जीन क्राई जीन, जीन को नाम दिया गया है CRY जीन। क्राई जीन ये बीटी टॉक्सिन बनाता है, और ये जीन किसके अंदर प्रेजेंट है? बैक्टीरिया के अंदर। कुछ साइंटिस्ट ने जैसे कि मॉन्सेंटो, उन्होंने देखा कि टोबैको, बीटी टोबैको सबसे पहले बनाया गया था। उन्होंने देखा कि टोबैको के प्लांट को जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, एंड्स हैं, कई तरह के वर्म्स हैं, वो सब अटैक नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ प्लांट्स को जो है ऑब्जर्व किया ऐसे, और देखा कि उन प्लांट्स के आसपास कुछ बैक्टीरिया थे। वो बैक्टीरिया जो है कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स मर जाते थे। तो ये सोचकर कुछ प्लांट्स को ये प्रॉपर्टी देखकर उन्होंने बैक्टीरिया का जो क्राई जीन था उसको निकालकर थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कैसे बैक्टीरिया की पहले वॉल्स को डिसॉल्व किया गया, डीएनए को आइसोलेट किया गया,
फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा गया, फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से चेक किया गया कि कौन सा जीन है जो डिजीज रेजिस्टेंस दे रहा है। फिर उस जीन को प्लाज्मिड के अंदर डाला गया और फिर उसको सीड के अंदर डाला गया। इस तरह से पहला जो है बीटी टोबैको, बैसिलस thuringiensis टोबैको बना, तंबाकू का प्लांट बना। और आज जो पंजाब में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है दैट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है अब एक ऐसा डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हो गया है जिसको पहले कभी अटैक करता था एक वर्म दैट इज बॉल वर्म। बॉल वर्म अपने लार्वा जो है बहुत जल्दी बना देता है और बहुत जल्दी वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। और ये लार्वा और बॉल वर्म स्टेम में बोरर का काम करते हैं, मतलब स्टेम में सुराख कर देते थे। अब अगर स्टेम में सुराख है तो जाइलम फ्लोएम सब खत्म, प्लांट को फूड वाटर कुछ नहीं मिलेगा और प्लांट पूरी की पूरी फसल ही समझ लो कि खत्म। इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया कि जो कॉटन का प्लांट था उसके अंदर बैसिलस thuringiensis का क्राइजीन डाला गया। क्राइजीन ने बीटी टॉक्सिन निकाला और जैसे ही लार्वा ने क्राइजीन अपने अंदर लिया और लार्वा खत्म हो गया। ऐसे एक साथ हजारों लाखों लार्वा खत्म हो गए सिंगल बाइट से। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी फसल को बचाया। उसके बाद हमने सीड्स के अंदर ही ये जीन जो है इंसर्ट कर दिया और फाइनली जो बाजारों में अब सीड मिलते हैं दे आर बीटी सीड्स, और जो कॉटन उनसे बनती है दैट इज बीटी कॉटन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये टॉक्सिन इतना खतरनाक है कि ये एक इंसेक्ट को मार सकता है जो इतना बड़ा है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया, तो ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता? इसका कारण ये है कि बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है टॉक्सिन की, इसीलिए वहां पर जो है बैक्टीरिया को ये टॉक्सिन कुछ असर नहीं करता। लेकिन जब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव फॉर्म में कैसे आता है, जैसे ही ये बॉल वर्म के इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन में इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और वहां पर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अपना बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है। बीटी टॉक्सिन जो कि लार्वा को और बॉल वर्म को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो इस तरह से बीटी टॉक्सिन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एक्शन कर रहा है, मोड ऑफ एक्शन क्या है बीटी टॉक्सिन का? मौत जो है वो अपने एग्स जो है वो ले करती है कॉटन प्लांट पर, तो उसके एग्स भी खत्म हो जाते हैं। लार्वा जो है कॉटन प्लांट के अंदर जो बनते हैं इन एग से, ठीक है, उनके जो लार्वाज है उनको हम बोलते हैं बॉल वर्म। मौत के एग्स के जो लार्वा है जो क्या कहलाते हैं, बॉल वर्म। अब अगर ये जो बॉल वर्म है ये प्लांट को इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, तो उस केस में क्या होता है कि इसके अंदर वो जीन्स चले जाते हैं और ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं। कौन सा टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन। और इमीडिएटली जो बॉल वर्म है वो प्लांट को खाना बंद कर देता है, यानी कि कॉटन के प्लांट की स्टेम को खाना बंद कर देता है और 48 to 72 आवर्स के अंदर अंदर सारे के सारे बॉल वर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं, दे गेट डाइड और पत्तों में से झड़कर नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से हम प्लांट को बचा सकते हैं अपने बीटी को। और बीटी जो हमारा कॉटन है इसका फार्मर को जो है कैसे हेल्प मिलती है? एक तो इंसेक्ट्स, किसी भी तरह के इंसेक्ट्स का कंट्रोल हो गया। फार्मर्स को क्या फायदा है? किसी भी तरह के इंसेक्ट्स कंट्रोल हो गए। दूसरा, इंसेक्टिसाइड का यूज कम हो गया। इंसेक्टिसाइड्स अब ऐसी मेडिसिन हैं जो प्लांट्स के अंदर चली जाती हैं और जो उस प्लांट को कंज्यूम करेगा उसके अंदर भी वो दवाइयाँ चलेगी और ऑब्वियसली वो अपना एडवर्स इफेक्ट तो दिखाएंगी ही दिखाएंगी। अब इंसेक्टिसाइड कम है तो लो कॉस्ट पड़ गई, पूरी फसल में पैसे कम लगे, उसके पोल्यूशन से बच गए। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है उससे, वाटर पोल्यूशन हो रहा है इन केमिकल से, उससे बच गया। तीसरा जो है फार्मर को क्या फायदा हुआ कि उसकी यील्ड बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि कोई फसल खराब ही नहीं हुई तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। एंड फोर्थ, सेफ। बीटी जो है हमारा कॉटन है दैट इज सेफ। इसको हमने जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है हमने
ले लिया है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि पेस्ट को बिना केमिकल्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही मैनेज करना, उनको दूर भगाना। ठीक है, तो क्राइजीन्स इस काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। क्राइजीन्स जो किस में से निकलते हैं, बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन हो सकती है दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ये तो क्रॉप्स हो गए थे, अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पेस्ट की वजह से खराब नहीं होते हैं, जैसे कि एक नीमाटोड है। निमेटोड्स हमने एनिमल किंगडम में किए थे। मिलॉइडोगाइन, मिलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया, ये जो एक कीड़ा है, एक निमेटोड है, ये टोबैको प्लांट्स की रूट्स को अटैक करता है। टोबैको प्लांट्स की रूट्स को अटैक करता है और इसकी वजह से यील्ड यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है टोबैको की। एक नई स्ट्रेटजी इसके लिए अपनाई गई है, एक नई स्ट्रेटजी जो है वो यूज की गई है इस प्रोसेस में, जिसे कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, इसको हम RNAi इस तरीके से भी लिखते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में क्या है कि हमने mRNA को लिया, हमने mRNA को देखा कि mRNA जो है वो इंटरफेयर करता है, यानी कि प्रोसेस को चेंज कर देता है। कैसे? स्प्लाइसिंग करके। स्प्लाइसिंग मतलब तोड़कर। mRNA को अगर तोड़ दिया जाए, उसकी स्प्लाइसिंग कर दी जाए, तोड़ दिया जाए उसको, तो ना mRNA होगा और ना ही mRNA से नया DNA बनेगा। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, हमारी जितनी भी DNA की इंफॉर्मेशन है वो mRNA पर जाती है। mRNA समझ लो फोटोकॉपी मशीन, और उससे जो है एक नया प्रोटीन बनता है, यानी कि नई एक कॉपी निकल कर बाहर आती है। तो अगर mRNA ही कट हो जाएगा तो ना ही नया प्रोटीन बनेगा। नया प्रोटीन मतलब नया कोई ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी और इस तरह से हमारे पेस्ट भी खत्म हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। हमने एक बैक्टीरिया लिया, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, हमने एग्रोबैक्टीरियम को एज वेक्टर लिया और इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इस नेमेटोड के अंदर। मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा के अंदर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, और इसके जो निमेटोड के जीन्स थे ये हमने एक प्लांट के अंदर ले लिए। एग्रोबैक्टीरियम को हमने वेक्टर लेना है और निमेटोड के जीन हमने किस में डालने हैं, प्लांट के अंदर डालने हैं। अब जो हमने डीएनए या जीन का सीक्वेंस जो लेना है वो हमने सीक्वेंस लिया, डीएनए हमने चूज कर लिया कि ये वाला डीएनए है जो हमने निमेटोड का प्लांट के अंदर डालना है। तो हमने क्या लिया इसके अंदर, हमने अब डीएनए की बजाय हमने 2 आरएनए ले लिए। आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो हमने 2 स्ट्रैंड्स आरएनए के लिए। ठीक है, और दोनों को जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वी विल राइट इट एज डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हमने इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की जो है स्प्लाइसिंग कर दी। स्प्लाइसिंग कर दी मतलब इसमें इंटरफेरेंस कर दी, जो इसका नॉर्मल प्रोसेस था वो नहीं चलने दिया और उसमें हमने इंटरफेरेंस कर दी। ठीक है, ऐसा हमने कैसे किया, हमने जो नीमाटोड है उसका एक स्पेसिफिक mRNA है जो ये काम करता है स्प्लाइसिंग का, यानी कि आरएनए को तोड़ने का काम करता है। तो हमने जो स्पेसिफिक आरएनए था, एक स्पेसिफिक आरएनए था जो कि निमेटोड को जरूरी था डिवाइड करने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस कराने के लिए, हमने उस mRNA को तोड़ दिया, उसको हमने इंटरफेरेंस कर दी, हमने उसको तोड़ दिया। तो हमने अब जो नया प्लांट बनाया इस निमेटोड का जीन डालकर, अब वो प्लांट क्या कर रहा है, उसके अंदर आने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब इंसेक्ट्स के mRNA को तोड़ रहा है। तो इस तरह से प्लांट जो है वो अब हमारा क्या हो गया, इट इज प्रोटेक्टेड नाउ। अब कोई इंसेक्ट या पेस्ट आकर उसको खराब भी करना चाहेगा
तो उसके अंदर निमेटोड का वो mRNA है जो कि उस इंसेक्ट के mRNA को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। ठीक है, इस तरह से प्लांट के अंदर जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो निमेटोड से बच गए हैं। ठीक है, उनके पास अब निमेटोड के अटैक के कोई चांसेस नहीं है। और अब जो क्रॉप है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।